नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अदिति अकेडमी परिवार में। चलिए हम चालू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जलवायु के बारे में। इससे पहले जो हमने मध्य प्रदेश के परिचय पढ़ा हुआ है, आप इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मध्य प्रदेश की जलवायु, है ना। अब हमें जलवायु के बारे में जानना है। जलवायु होता क्या है, जलवायु को शाब्दिक मतलब क्या होता है, जलवायु की परिभाषा क्या बन सकती है, जलवायु होती क्या है। जलवायु क्या होती है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि, मतलब वहां पे अगर किसी लंबे समय से वहां पे वो सब चीजें पाई जा रही है, मतलब वहां पे वर्षा कंटिन्यू है या फिर ताप वहां पे कंटिन्यू है ना, वहां पे आर्द्रता कंटिन्यू है, तो वो उस क्षेत्र की पर्टिकुलर उस जगह का जलवायु कहलाएगा। मतलब किसी क्षेत्र पे लंबे समय तक ताप, वर्षा, आर्द्रता या वायु जो होती है दैनिक औसत, वो सब लंबे समय तक अगर एक ही जगह पर स्थित है तो वो उस क्षेत्र की जलवायु कहलाएगा। देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है जलवायु, और एक होता है मौसम। एक होता है जलवायु और एक होता है मौसम। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मौसम क्यों, जलवायु क्या। देखिए दोनों है एक ही चीज, दोनों एक ही चीज, मगर इसमें थोड़ी सा अंतर क्या होता है मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए जो जलवायु और मौसम में डिफरेंट क्या होता है। मौसम है ना, मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है। जो मौसम होता है ये दिन प्रतिदिन, जो मौसम होता है दिन प्रतिदिन की जो वायु मंडली दशा है ना। जो मौसम होता है, कहने का मतलब है मौसम क्या है, कोई एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, है ना। उसे क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। कहने का मतलब है जो एक क्षेत्र है वो इस क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय जो दशाएं होंगी वो उस क्षेत्र का, उस जगह की मौसम कहलाएगा। अब यहां मौसम और जलवायु को डिफरेंस हमें निकालना है, तो यहां पर जो देखो जो मौसम है, ये जो मौसम है, इस मौसम की दीर्घकालीन जो ये मौसम है, मौसम का दीर्घकालिक समय तक बना रहना, मौसम का दीर्घकालिक तक समय एक ही क्षेत्र में बना रहना, वो उस जगह की जलवायु कहलाता है। देखो दोनों है चीज, मतलब यहां पर हम दूसरे शब्द में यहां पे बोले तो जो मौसम होता है ये अल्प समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। जो जलवायु होता है ये लंबे समय के लिए होता है, इसका क्षेत्र बड़ा होता है, ये क्षेत्र छोटा होता है ना। मौसम अल्पकालीन होता है और जो आपका जलवायु है, जलवायु दीर्घकालीन होता है। एक बार फिर समझेंगे जलवायु से मौसम कैसे निकालते हैं, डिफरेंट कैसे करते हैं। मौसम क्या है, मौसम दिन प्रतिदिन, किसी क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो वहां का मौसम कहलाता है, हमें जलवायु की बात करनी है। अब इसी क्षेत्र विशेष में जो मौसम है, ये मौसम दीर्घकालीन है। अगर दीर्घकालीन है तो वो उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा, वो उस क्षेत्र का जलवायु कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इसकी आगे का बात करते हैं। चलिए हम इसकी आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अभी ये सबने बोला कि जलवायु है ना, जलवायु और मौसम। अब यहां पे बात आती है हमारे मध्य प्रदेश की। जो हमारा मध्य प्रदेश है, हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, आपने पढ़ा होगा। हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। हमारे यहाँ जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसे और क्या है, इसको आइए समझते हैं हम। देखिए जो ये हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हमको पता है कि 20 सेंटर में 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा से हम बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से बोलते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 23.5 डिग्री उत्तर की ओर तो उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, है ना, इसे जो ऊपर की रेखा है इससे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे वाला है इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। इसे हम बोलते हैं मकर रेखा, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा, और बीच वाले को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब मैंने आपको यहां बताया जो हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु हमारे यहाँ की? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्या है, आइए इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, जो ये हमारे अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं, जो अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं, जो भूमध्य रेखा से ऊपर तरफ, भूमध्य रेखा से नीचे तरफ जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जो 23.5 डिग्री आप देखा जहां से कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री नीचे जो दक्षिण दिशा में, ये कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितनी भी जगह पड़ती है, जितना भी क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र, इस क्षेत्र को उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण। यहां लिखता हूं मैं, इस क्षेत्र को हम उष्ण बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। और यहां कटिबंधीय हम क्यों बोलते हैं? कटिबंधीय का मतलब होता है जो ये आप देख रहे हैं अक्षांश रेखा, जो आप अक्षांश रेखा देख रहे हैं 0 डिग्री से लेकर 23, मतलब एक अक्षांश रेखा 2, अक्षांश रेखा 3, अक्षांश रेखा 4, मतलब ऐसे करते करते आप 23.5 तक पहुंचोगे, या फिर इसके ऊपर भी जाते हो 90 डिग्री तक में। तो आप यहां ये चीज देखो, जो 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री के बीच, मतलब कहने का मतलब है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, एक अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंधीय या जोन क्षेत्र बोलते हैं। कटिबंधीय या जोन क्षेत्र बोलते हैं। अब यहां देखिए, उष्ण शब्द हमने देख लिया, उष्ण किसे बोलते हैं? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण बोलते हैं। और जो यहाँ पे अक्षांश रेखाएं हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंधीय बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ये चीज आपको शायद समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सा हम इसी को और डिफाइन करते हैं। हम मध्य प्रदेश की जलवायु की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हमें यहां बात करनी थी उष्ण कटिबंधीय जलवायु की। हमने भी आपको बताया कि उष्ण शब्द कैसे आया और कटिबंधीय का मतलब क्या होता है। 2 अक्षांशों के बीच को हम कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, और उष्ण कर्क रेखा और मकर रेखा के पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? यहां पर उष्ण बोलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन गया। अब देखिए एक बार यहां पर समझिए, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है, और यहां 20 सेंटर से भूमध्य रेखा, अभी अपन ने बताया, और यहां से ऊपर से 23.5 डिग्री पे हमारी क्या है? कर्क रेखा स्थित है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे आएंगे आप 23.5 डिग्री यहां पर तो मकर रेखा मिलेगी दक्षिणी गोलार्ध में। हम अपने भारत की लोकेशन देखते हैं अगर इस पृथ्वी ग्लोब में, तो हमारे भारत की लोकेशन यहां पे पड़ती है। हमारे भारत की लोकेशन इस कोने पड़ती है। अब जब हमारे भारत की लोकेशन यहां पड़ती है, तो आप देखिए यहां पर जो ये कर्क रेखा है वो मकर रेखा के बीच से अंदर में आ रहा है, मतलब भारत का आधा जो भारत हमारा भारत के बीचों बीच से निकल के जो हमारी कर्क रेखा गई है, भारत के 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा निकली है। और उसी 8 राज्यों में से हमारे मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा उसके मध्य प्रदेश के बीच भाग से निकली हुई है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से निकली हुई है कर्क रेखा। अब देखो यहां पर मध्य प्रदेश है, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश है, यहां पर कर्क रेखा है। अब ये क्षेत्र को देखो, यहां पे भारत को देखो, भारत की लोकेशन देखो, तो ये किस क्षेत्र के अंदर आ गया? ये किस क्षेत्र के अंदर आ गया? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आ गया ना। 2 अक्षांशों के बीच को हम क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? उष्ण बोलते थे। तो ये उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र में आ गया। हालांकि यहाँ पे जो भारत और मध्य प्रदेश हमारा है, जो भारत और मध्य प्रदेश है, भारत के अंदर जो मध्य प्रदेश है और पूरा भारत है, पूरे भारत देश की भी जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब यहाँ देखिए, भारत का तो आधा हिस्सा है, भारत का आधा हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप ऊपर जो हिस्सा देखोगे, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा आप देखोगे, तो आप तो बोलोगे यहाँ कर्क रेखा से तो ऊपर हो गया, कर्क रेखा से तो वो ऊपर हो गया। फिर उष्ण कटिबंधीय पूरा क्यों हो गया? उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है? जो हमारा भारत है, जो हमारा
भारत में आप देखोगे उत्तर की तरफ यहां पड़ता है हिमालय, भारत के ऊपर क्या पड़ता है, हिमालय पर्वत पड़ता है। और हिमालय से क्या होता है, हिमालय जो यहाँ पर है, हिमालय यहाँ बैठा हुआ है, इसके अब हिमालय के उस तरफ जाओगे आप मैप पे देखोगे, हिमालय के आप उस तरफ जाते हैं तो वहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं, जो साइबेरिया क्षेत्र से ठंडी हवाएं आती हैं, वो ठंडी हवाएं ये पूरा हिमालय क्षेत्र रोक लेता है, ये पूरा हिमालय क्षेत्र रोक लेता है, जिसकी वजह से ये ठंडी हवाएं हमारे भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, ये ठंडी हवाएं हमारे भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। रोकना पड़ेगा सर, माफी चाहूंगा कुछ विघ्न आ गया था, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बता रहे थे आपसे कि जो हमारे यहाँ पर जो हमारे हिमालय के होने की वजह से जो ठंडी जो हिमालय है, हिमालय के होने की वजह से जो ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं भारत के अंदर हमारे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अब प्रवेश नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पा रहे तो यहाँ की पूरी जलवायु, पूरे भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पूरे भारत की भी है और यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश की भी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी, हम आपको यहाँ पे मानसून की बारे में बात कर रहे थे। जो हमारा मानसून का टॉपिक चल रहा है, इसमें जो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हम मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है ना। 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए थोड़ी जान लेते हैं। पहला है उत्तर का मैदान, पहला है उत्तर का मैदान, ठीक है। दूसरा है मालवा का पठार, पहला आपका उत्तर का मैदान, दूसरा है आपका मालवा का पठार, तीसरा आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र, और चौथा है आपका विंध्य प्रदेश है ना। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। यहां पर एक क्वेश्चन और आया करता है, मैं आपको यहां बताऊं, अगर मैं यहां पे मध्य प्रदेश की जलवायु बोल रहा हूं तो जलवायु शब्द के आगे अगर मैं यहां पर कृषि शब्द जोड़ दूं, अगर मैं यहां पर कृषि शब्द छोड़ दूं कि कृषि, मध्य प्रदेश की कृषि के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर यहां पर कृषि शब्द जुड़ता है, तो आपको याद रखना है 11 टाइप से ना, 11 भागों में बांटा गया है जलवायु को किसमें, कृषि के आधार पर। लेकिन यहाँ खाली जलवायु की अगर बात हो रही है, खाली जलवायु की, कि मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और विंध्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ी डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम डायग्राम में समझते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसे अब हम थोड़ी मैप में समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश को हम समझते हैं। हमने पहले क्या बोला था, हमने पहला बोला उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान। तो जो ये वाला पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहां से, ये पूरा हिस्सा, ये पूरे हिस्से में उत्तर के मैदान के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका यहां बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, ये आपका पूरा उत्तर का मैदान। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये ऊपर का क्षेत्र है, ये पूरा भाग नंबर 1 हमने 4 भागों में बताया। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से उत्तर का मैदान है ना, और इसके अंदर क्या रहा है, उत्तर के मैदान भी आपका आ रहा है, बुंदेलखंड भी आ रहा है, रीवा पन्ना का पठार भी आ रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में जो भी निवासी होंगे, आपने यहाँ फील किया होगा कि इस क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक होती है ना। इस क्षेत्र में क्या है, गर्मी अधिक होती है। तो यहां पर जो बात कर रहा हूं मैं, उत्तर के मैदान में,
इस क्षेत्र में क्या गर्मी अधिक होती है। यहां पर क्या गर्मी अधिक होती है, और जब गर्मी अधिक होती है तो ठंड भी यहां पर अत्यधिक होती है। यहां पर गर्मी भी अत्यधिक होती है और ठंड भी यहां पर बहुत अधिक होती है। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। दूसरा क्षेत्र हमारा मालवा का पठार, जो मध्य भारत, जो हमारा ये है उत्तर के मैदान है, इसके नीचे का हिस्सा, ये पूरा नीचे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा होता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार, ये क्या हमारा, ये हमारा मालवा का पठार है। ये जो मालवा का पठार है, यहां पर मालवा के पठार में यहां पर क्या है, यहां की जो जलवायु है, यहां की जलवायु है, यहां पर ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना यहां पर अधिक ठंडी पड़ती है। यहां पर ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना तो यहां पर अधिक ठंड पड़ती है। इसलिए इस जगह की जो जलवायु है, सम जलवायु वाला क्षेत्र है। ये क्या क्षेत्र है, ये सम जलवायु वाला क्षेत्र है। मालवा का पठार सम जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, सम जलवायु वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। मालवा क्षेत्र के नीचे आएंगे आप यहां पर, तो यहां पूछता है नर्मदा क्षेत्र, क्या पता है, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, यहां पड़ता है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में क्या है, नर्मदा घाटी में यहां पर वो एक घाटी है, ये घाट वाले स्थल है ना। अब यहां पे क्या है, यहां पर गर्मी अधिक तो पड़ती है, यहां पर गर्मी अधिक तो होती है, लेकिन ठंड यहां पर साधारण पड़ती है। गर्मी यहां पर अधिक होती है लेकिन ठंड यहां पर साधारण होती है। किस क्षेत्र में, नर्मदा घाटी पर। ठीक है, इसके बचता है आपका बिंद क्षेत्र, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, पूरा बिंद क्षेत्र है, ये आपका बिंद प्रदेश, बिंद प्रदेश। यहां पे कैसे, यहां भी गर्मी अधिक पड़ती है और ठंड, मतलब गर्म ठंड दोनों यहां पे समान होती है मालवा के क्षेत्र के हिसाब से। और इसी बिंद क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका पचमढ़ी वाला हिस्सा भी आता है। इसी बिंद क्षेत्र के अंतर्गत ही पचमढ़ी वाला हिस्सा आता है। ठीक है, अब यहां देखो, जो हमें 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, जो मालवा का क्षेत्र ये है, मालवा पठार है, और हमने नर्मदा घाटी बिंद प्रदेश की बात की, उत्तर के मैदान की बात की। अगर यहां पर एक क्वेश्चन बन जाए कि मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर, जब 4 भागों में यहां पे मध्य प्रदेश को बांटा गया है, इनमें से चारों में सबसे अच्छी जलवायु कहां की है, सबसे अच्छी जलवायु कहां की है, तो ये आपके एमपीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। इन चारों में सबसे अच्छी जलवायु मालवा के पठार की है। सबसे अच्छी मालवा की पठार की जलवायु है। यहां तक कि यहां पे एक चीनी यात्री आए हुए थे, फारियान, उन्होंने मालवा के पठार की जो जलवायु है, इस मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सबसे अधिक अच्छी जलवायु का दर्जा दिया था, मालवा के पठार की जलवायु को। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि सबसे अच्छी जलवायु कौन सी है, मालवा के पठार की है। वो किस टाइप की है, सम जलवायु है। कैसी है, सम जलवायु यहां पर। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी मानसून की बात करते हैं और अपने जलवायु की बात करते हैं कि जलवायु जो हमारे यहाँ आता है, जो मानसून होता है, जो मौसम होता है, इनमें परिवर्तन कैसे होता है, गर्मी ठंड का असर कैसे होता है, और वर्षा की ऋतुआं कैसे बनती है, और वर्षा हमारे यहाँ कैसे आती है, इसके बारे में थोड़ी सा हम विश्व भूगोल में हम थोड़ी से पहुंचते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं विश्व भूगोल की, तब हम जाके समझ पाएंगे कि जलवायु के टॉपिक को अच्छे से। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच सेंटर को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। ठीक है, अब यहां पर यहाँ पे क्या है, मकर रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रही थी, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जलवायु की हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो यहाँ का तापमान है, जो यहाँ की गर्मी का क्षेत्र कैसे बनता है, ठंडी क्षेत्र कैसे बनता है, इसके लिए थोड़ी सा हम भूगोल में चलते हैं। आप देखिए, ये सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी होती है, कर्क रेखा पे एक बार लंबवत आती है, भूमध्य रेखा पे 2 बार आती है और मकर रेखा पे एक बार लंबवत होती है। मतलब सूर्य होता है, सूर्य अपनी जगह पे रहता है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, देखो पृथ्वी जो करती है 2 तरीके से गति करती है, एक करती है परिक्रमा और एक करती है घूर्णन। परिक्रमा घूर्णन में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। परिक्रमा किसकी होती है, हमेशा दूसरे चीज की परिक्रमा होती है, और घूर्णन का मतलब होता है कि मैं अपने क्षेत्र पर खड़ा हूं और अपनी जगह पे खड़ा हूं और अपनी जगह पे खड़े खड़े मैं घूम लेता हूं, तो मैं वो घूर्णन गति होगी। लेकिन अगर ये मार्कर दिख रहा है आपको और इसके मैं 14 चक्कर लगा रहा हूं, तो वो परिक्रमण होगा। क्या होगा,
परिक्रमा। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और साथ में अपनी अपनी भी गति घूमती है, मतलब घूर्णन गति भी करती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो सूर्य की रोशनी होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा में कब कैसे कहां चमकता है और उसकी दिशा क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करना है एक बार, ठीक है। पर चलो हम यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, फिर उस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने सूर्य बनाया और सूर्य के चारों तरफ मैंने जो गोले बनाए हैं, ये मैंने बनाई है पृथ्वी। ये पृथ्वी की चार मैंने ऐसी कंडीशनें बनाई हैं, अलग अलग वाली कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को समझना है आपको अच्छे से। देखो यहां भी मैंने भूमध्य रेखा बनाई, यहां भी भूमध्य रेखा, यहां भी भूमध्य रेखा, यहां भी भूमध्य रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन को समझना है। अब यहाँ पर कंडीशन को समझना है, जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, सूर्य की जब रोशनी पड़ती है, अभी यहाँ पे समझना है आपको, ये सूर्य की रोशनी अभी डायरेक्ट पड़ रही है भूमध्य रेखा पे। कहां पड़ रही है? अभी सूर्य की रोशनी पड़ रही है भूमध्य रेखा पे। जब ये सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ती है, जब ये सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ती है, यहां पर एक डेट फिक्स है, एक डेट फिक्स है। उस डेट को आपको याद रखना है, 21 मार्च, 21 मार्च ना। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च के दिन जो सूर्य होता है, सूर्य है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट किस पे पड़ती है? वो पड़ती है आपके भूमध्य रेखा पे। जब भूमध्य रेखा पे डायरेक्ट किरणें पड़ रही होती है, तो उस समय कंडीशन क्या होती है? जो उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, यहां पर दिन रात बिल्कुल बराबर होते हैं, दिन रात बिल्कुल बराबर होते हैं। मतलब यहां पर अगर भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत है, मतलब सीधी है, तो इस समय पे क्या है? जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के दिन बराबर होंगे, मतलब 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात यहां पर सामान्य होंगे, ठीक है। जब सूर्य कहां होगा? विषुवत रेखा पे लंबवत होगा। और डेट कौन सी है? वो 21 मार्च सॉरी, कौन सी डेट है वो? 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया था कि सूर्य जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब देखो इसने परिक्रमा चालू की, परिक्रमा कैसे चालू करती है? पृथ्वी ऐसे चलती है ना, कैसे परिक्रमा करती है? ऐसे पश्चिम से पूर्व क्यों चलती है? पश्चिम से पूर्व क्यों चलती है? यहाँ पे आपकी पश्चिम से पूर्व की पृथ्वी चलती है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे घूमना चालू करती है पृथ्वी, जब यहाँ से घूमती है, घूमना चालू करती है, और घूमते घूमते 3 महीने के बाद, 3 महीने कितने महीने के बाद? 3 माह, 3 माह के बाद क्या कंडीशन होती है? 3 माह में कंडीशन ये होती है कि सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी है, अब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कहां चमकेगी? ये चमकेगी कर्क रेखा पे। किस पे? कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगी, ठीक है। अब इससे उठे कहां पहुंच गई वो? कर्क रेखा पे। अब कर्क रेखा पर लंबवत हो गई, तो यहां भी डेट फिक्स है, डेट आपकी 21 जून, ठीक है। कब की बात है? 21 जून। सूर्य की जो लंबवत पड़ती है, जो यहाँ पे रोशनी पड़ती है, यहाँ पे कहां पड़ती है? कर्क रेखा पे। अब देखो सूर्य कहां पहुंच गया है? कर्क रेखा में पहुंच गया। अब सूर्य जब कर्क रेखा में पहुंच गया है और यहाँ पर लंबवत इसकी रोशनी पड़ रही है, तो आपको सोचो, जब यहाँ पे सूर्य इस लोकेशन पे है और भारत हमारा इसी लोकेशन पे है, तो इस क्षेत्र पे गर्मी का क्षेत्र बढ़ जाएगा ना। जब सूर्य वहां पर है तो गर्मी वहां पर बढ़ जाएगी, और वहीं पे हमारा मध्य प्रदेश है, बीचों बीच, भारत के बीचों बीच स्थित कौन सा प्रदेश? हमारा मध्य प्रदेश है। अब हमारा मध्य प्रदेश ही वहां स्थित है, और सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ रही है कब? 21 जून को कर्क रेखा पर। तो यहाँ पे तो गर्मी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या? गर्म क्षेत्र हो गया। अब देखो, जब यहाँ पर सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ रही है इस क्षेत्र पे, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर रोशनी कम हो गई, तो यहाँ पर रोशनी कम हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई, इस क्षेत्र में ठंडक बढ़ाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही है। सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कहां पे? अभी कर्क रेखा पे है, इस क्षेत्र पे नहीं, तो इस क्षेत्र पे भी क्या है? ठंडक है, ठीक है। अब देखिए 21 जून के बाद क्या होता है? 21 जून के बाद फिर 3 महीने के बाद फिर 3 महीने बढ़ता है, और 3 महीने के बाद डेट आती है आपकी क्या? 23 सितंबर। डेट क्या आती है? 23 सितंबर। अब 23 सितंबर डेट आती है, देखो फिर उसी लोकेशन में, उसी हिस्से पे आ गया। अब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कहां पहुंच रही है? विषुवत रेखा पे।
अब विषुवत रेखा पे जब पहुंच जाएगी, यहाँ पे आपका सूर्य पहुंचेगा, यहाँ पे लंबवत पड़ेगी, तो आप यहाँ देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ भी क्या होंगे, दिन रात बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे दिन रात बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट भूमध्य रेखा में पड़ रही है। अब फिर 3 महीने की डेट आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब डेट यहाँ पहुंचते हैं हम 22 दिसंबर। डेट क्या है? 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को जो सूर्य है, सूर्य पहुंच जाता है कहां पे? मकर रेखा में। कहां पे होता है? मकर रेखा में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और सूर्य जो होता है कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता है और मकर रेखा के नीचे नहीं जाता है। तो सूर्य कहां चलता रहता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसी क्षेत्र में इसकी रोशनी अत्यधिक होती है और की अपेक्षा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे पहुंच गया 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पहुंचेगा, तो सूर्य मतलब यहाँ पे आ गया। अब सूर्य की डायरेक्ट रोशनी कहां पड़ेगी? मकर रेखा में पड़ेगी। सूर्य की रोशनी मकर रेखा में पड़ेगी। अब सूर्य की रोशनी मकर रेखा में पड़ रही है, तो इस क्षेत्र में ठंडक हो गई। जहां पे हमारा भारत का लोकेशन है, तो यहाँ पर क्या ठंडक, अब यहाँ पर ठंडक क्षेत्र हो गया और यहाँ पर गर्म क्षेत्र हो गया। अब देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड जब सूर्य ये सूर्य है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है। जब सूर्य मकर रेखा पे लंबवत हो, मतलब सूर्य कहां है? दक्षिण गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में है। और जब यहाँ पे वो डेट क्या होगी? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर होगी। अब 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर है, इस लोकेशन पे है। एक चीज याद रखना, जहां पर सूर्य होंगे वो दिन वहां के बड़े होंगे। जहां भी सूर्य की लोकेशन होगी, उस जगह की लोकेशन में क्या होगा? वो दिन हमेशा बड़े होंगे, और जहां पे सूर्य की रोशनी कम होगी वहां पर वो दिन छोटे होंगे। जब सूर्य यहाँ पर अगर मान लीजिए कर्क रेखा पे है, दक्षिण गोलार्ध में है, और 22 दिसंबर के समय पे है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी बात करें, यहाँ पे 21 जून की जब सूर्य यहाँ पर हमारा 22 दिसंबर को मकर रेखा पे है, जब सूर्य 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा पे है, तो उस समय कौन सा दिन सबसे छोटा होगा? तो आपको याद रखना है 21 जून। परिस्थितियों को देखिए, जब सूर्य कहां पे है? दक्षिण गोलार्ध में। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होगा, मकर रेखा पे लंबवत होगा, तो उस समय दिन कौन छोटा होगा? उस समय 21 जून का दिन छोटा माना जाएगा, छोटा होगा। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब यहाँ पे होगी, जब सूर्य यहाँ पर होगा और कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा होगा, तब उस समय दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होगा। ऐसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं ऐसे फिर से और अच्छे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझना है। अब आपको एक चीज समझना है, ताप और दाब। एक शब्द है ताप और दाब। ताप और दाब हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ताप और दाब हमेशा एक दूसरे के विपरीत है ना? ताप और दाब। देखो, जहां पे ताप अत्यधिक होगा, जहां पर ताप अधिक होगा, वहां पर दाब कम होगा। यह आपको याद रखना है। जहां पर ताप अधिक होगा, वहां पर दाब कम होगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा कर देगा हम। अगर दाब अधिक है तो ताप कम होगा, अगर दाब अधिक है तो ताप कम होगा। इसी को समझिएगा, जहां पर ताप अधिक होगा तो वहां पर दाब कम होगा, और जहां पर दाब अधिक होगा वहां पर ताप कम होगा। अब आते हैं हम यहां पर अपने इसी हिस्से पे ना, अब आते हैं इस लोकेशन पे। आइए देखो, अब देखो, ये जो हमारी पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, यहां पर कर्क रेखा है, और भारत की लोकेशन ये है। भारत की लोकेशन ये है, और यहीं पे हमारा मध्य प्रदेश है। ताप अधिक होगा, मैंने क्या बोला? ताप अधिक होगा, क्या होगा? दाब वहां पर कम होगा। अब आपको समझना है, सूर्य यहां पर कर्क रेखा पे लंबवत है, सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत है, सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत है। अब सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत है, तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? ताप अधिक होगा। अब यहां पे ताप अधिक होगा, यहां पर ताप क्या होगा? अधिक। मतलब कब? 21 जून की। यहां पर 21 जून क्या होगा? ताप
अधिक होगा। अब देखो यहां पर ताप अधिक है, तो मैंने क्या बताया था, जहां पे ताप अधिक होता है तो वहां पर दाब कम होता है, तो मतलब यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, है ना। यहां पे क्या, जब यहां पे ताप अधिक होगा तो यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। कहां पर, इस लोकेशन पे, है ना। क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। यहां पर ताप अधिक होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है वो कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अब यहां समझिए 21 जून को सूर्य यहां अधिक है, सूर्य यहां की रोशनी अधिक चमक रही है और सूर्य की रोशनी यहां चमक रही है, और यहां पर ताप क्या हुआ, ताप यहां पे बढ़ गया, तो दाब क्या होगा, दाब यहां पर कम होगा। अब जब यहां पे दाब कम हुआ, जब यहां पर दाब कम हुआ तो यहां पे नियम है हवा चलने की, हवा चलने का नियम है, जहां भी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है वहां पर हवाएं चलने लगती है। हमेशा जो हवाएं चलती है, हमेशा जो हवा चलती है, जो निम्न दबाव, जहां पे अत्यधिक दाब होता है, अत्यधिक दाब से निम्न दबाव की क्षेत्र की ओर चलती है हवा। कैसे चलती है, हवाएं चलती कैसी हैं, हवाएं चलती हैं अधिक दाब से, अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर क्या चलती है, हवाएं चलती है ना, निम्न दाब की ओर। जहां पे अधिक दाब होता है वहां पे निम्न। अब यहां पे समझो फिर से एक चीज को, ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर ताप प्लस है, सूर्य है, यहां पर सूर्य चमक रहा है, यहां पर लंबवत है। अब यहां पर ताप अधिक है तो दाब क्या होगा, दाब घट जाएगा, दाब घट गया। अब दाब घट गया, लेकिन अब पृथ्वी के नीचे के लोकेशन को देखो, यहां पर मकर रेखा को देखो, यहां तो सूर्य की रोशनी नहीं चमक रही है, लंबवत नहीं है। अब यहां पे लंबवत नहीं तो क्या हुआ, ताप कम हुआ। यहां कैसा क्या होगा, ताप, यहां का ताप कम होगा, और जहां पे ताप कम होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, ताप अधिक हो जाएगा। वही देखो दोनों विपरीत चल रहा है, जहां पर ताप अधिक वहां पे दाब कम, और जहां पे दाब अधिक वहां पर ताप कम। जब यहां पर ताप अधिक है तो यहां पर दाब कम हो गया, और यहां पर ताप कम है तो दाब अधिक नीचे वाले हिस्से पे हो गया, मकर रेखा पे। अब मैंने क्या बताया शर्त हवा चलने की, हवा चलने की शर्त क्या होती है, जहां पर दाब अधिक, जहां पर दाब अधिक कहां पर है, मकर रेखा क्षेत्र में, मकर रेखा क्षेत्र में। अब यहां पर दाब अधिक है, अब यहां पर दाब अधिक है तो हवा कहां चलेगी, हवा आपके निम्न दाब की, जहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, और निम्न दाब का क्षेत्र कहां बना हुआ है, इस वाली कर्क रेखा बन गया है, तो हवाएं आपकी इस दिशा में चलना चालू कर देंगी, हवाएं आपकी इस दिशा में चलना चालू कर देंगी, ठीक है। हवाएं आपकी इस दिशा में चलना चालू कर देंगी। अब देखो यहां पर पृथ्वी को समझो, ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये है भारत की लोकेशन, ये है भारत की लोकेशन। सूर्य की रोशनी है अधिक, मतलब ताप ज्यादा है, ताप अधिक है तो दाब कम है, दाब यहां कम है, दाब यहां कम है, और तो जब ताप यहां देखे तो यहां क्या होगा, मकर रेखा में यहां ताप कम। अब यहां ताप कम है, दाब अधिक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हवाएं चलना चालू करती हैं। यहां पे दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं उत्तरी गोलार्ध की ओर चलना चालू कर देती हैं। जब यहां पे हवाएं चलना चालू करती हैं, ऐसी जब हवा यहां पहुंचती है, वो हवा चलते चलते जब ये भूमध्य रेखा में हवाएं पहुंचती हैं, जब ये हवाएं भूमध्य रेखा में पहुंचती हैं, जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा के पास पहुंचती हैं, तो यहां पर फेरर के नियम के अनुसार, यहां पर फेरर के नियम के अनुसार यहां पर क्या होता है, यहां पर इस जगह पे एक बल काम करता है, उसे बोलते हैं कोरियोसिस बल। उसे क्या बोलते हैं, कोरियोसिस बल बोलते हैं। और उस कोरियोसिस बल की वजह से, उस कोरियोसिस बल की वजह से जो हवाओं की दिशा ऐसी होती है, वो दिशाएं इस तरफ मुड़ जाती हैं। आप समझो कि जो दक्षिण गोलार्ध से उत्तर की ओर हवाएं चल रही थी, जो उत्तर की ओर हवाएं चल रही थी उत्तरी गोलार्ध के लिए, जैसे ही भूमध्य रेखाएं पहुंचती है तो फेरर के नियम के अनुसार यहां पर कोरियोसिस बल लगता है, और उस बल के वजह से जो हवाएं की दिशा होती है, हवा की दिशा क्या होती है,
ये मुड़ जाती है। अब दिशा इस तरफ मुड़ गई तो ये देखो ये भारत की लोकेशन है, अब ये भारत की दिशा है, ये भारत है तो ये दिशा देखो क्या हो रही है, भारत के दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया, ये दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया। तो आप देखो जब ये हवाएं चल रही हैं और यहां से जो अधिक दाब वाली हवाएं थी, यहां पर दाब अधिक था तो निम्न दाब का क्षेत्र बन गया था। तो इस दबाव को हटाने के लिए जो अधिक दबाव की हवाएं थी अत्यधिक दाब वाली निम्न दबाव की ओर चली थी, जब यहां पहुंचती हैं कहां पर, विषुवत रेखा में, भूमध्य रेखा पे, तो यहां कोरोसिस बल लगता है और यहां पर दिशाएं चेंज हो जाती है और दिशा चेंज क्या बन जाती है, दक्षिण पश्चिम बन जाती है। क्या दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाती है और यहां पर होता है भारत का लोकेशन। उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें अभी तक समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए अब थोड़ी इसी के और आगे बढ़ाते हैं, इसी को मैं मिटा रहा हूं, इसकी थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। हमें जलवायु को भी प्रवेश करवानी है अपने कहां पे, मध्य प्रदेश में। ये टॉपिक जो हमारा है थोड़ी भूगोल का हिस्सा भी है और थोड़ी भारत का, जब हम भारत पढ़ेंगे तो भारत के विषय में इसको और अच्छे डिस्क्राइब कर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करनी है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके लिए मैं थोड़ी सा भारत का मैप बनाता हूं। चलो, है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये भूमध्य रेखा, ये भूमध्य, नीचे भूमध्य रेखा थी ना, अब नीचे भूमध्य रेखा से हवाएं चल रही है। अब आपको पता है भारत है, जो भारत है यहां से ये 8 राज्यों से क्या निकली है, कर्क रेखा, 8 राज्यों क्या निकली है, कर्क रेखा निकली है। यहां पर ताप अधिक है, ताप अधिक क्या है, यहां पर प्रेशर कैसा होगा, जहां पर जब ताप अधिक है तो मेरा क्या दाब यहां पर कम होगा और जहां पे दाब कम होता है तो अतिरिक्त दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, हवा चल के पहुंचती है भूमध्य रेखा में पहुंचती है और भूमध्य रेखा में पहुंचने के बाद वहां कोरोसिस बल लगता है और उस बल से उनकी दिशा हवाओं की चेंज हो जाती है और दिशा उनकी दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाती है, ठीक है। अब देखो भारत के नीचे का हिस्सा देखोगे, भारत के नीचे का हिस्सा यहाँ पर, यहाँ पूरा का पूरा क्या है, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। अब जब वो हवाएं यहां पर चलती हैं, जब हिंद महासागर के ऊपर से वो हवाएं आती हैं तो वो हवाएं उस हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। क्या कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और आर्द्रता ग्रहण करके वो मानसून लेके आती है ना। क्या लेके आती है, वहां से जो पवनें आती है, जो पवन बन के आती है उसे मानसूनी पवनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनें बोलते हैं ना। इन्हें हम मानसूनी पवनें बोलते हैं कि जो यहां से हवा चल के आती है, इन्हें मानसूनी पवनें बोलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें मानसूनी पवनें बोला जाता है, जिनकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। अच्छा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा किस टाइप से होती है, भारत में वर्षा किस टाइप से होती है, आप प्लीज उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए मुझे, ठीक है। फिर इसके आगे हम आपको आंसर देंगे। अभी हम समझते क्या बता रहे हैं हम, पवनें। अब यहाँ पर पवनें चल रही हैं, अब यहाँ पर पवन पहुंचती है और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ भारत का एक राज्य पड़ता है केरल और यहाँ पर तट पड़ता है मालाबार तट पड़ता है और इस मालाबार तट से ये दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं बन के आ रही थी, जो हिंद महासागर से पूरी आर्द्रता लेके आई थी, ये आता है मानसून लेके आता है। क्या है, मानसूनी पवनें लेके आता है और यहाँ पर सबसे पहले मालाबार तट से टकराता है, सबसे पहले मालाबार तट से टकराता है। ये जो मानसून है भारत के अंदर आता है, भारत के अंदर जो मानसून आता है, भारत के अंदर मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से पहुंचता है तो यहां देखो इस दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं बन जाती है। एक जो भारत का ये वाला हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर वाली, है ना, अरब सागर की शाखा बोलते हैं। और अब भारत के इस वाले हिस्से देखोगे तो इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
इसे बोलते हैं बंगाली खाड़ी, इसे बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, अब अरब सागर और बंगाली खाड़ी जो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है, इसकी दो दिशाएं बदल जाती है। एक हो जाती है अरब सागर की शाखा बन जाती है, एक बन जाती है बंगाली खाड़ी। जब जो यहाँ पे शाखा घुसती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो ये शाखा कौन सी होती है? अरब सागर। कौन सी होती है? अरब सागर। और अरब सागर की शाखा होती है, ये जब यहाँ प्रवेश करती है तो यहाँ पूरा होता है पश्चिमी घाट। ये क्या होता है? पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट के सहारे धीमे धीमे आगे बढ़ते 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 यहाँ पहुंचती गुजरात तक, और गुजरात से पहुंचने के बाद यहाँ पर इस लोकेशन में पड़ता हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पड़ता हमारा मध्य प्रदेश, है ना, इस हिस्से में हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्सा है मालवा का क्षेत्र, ये पश्चिमी हिस्सा है जो मालवा का क्षेत्र, जो ये पश्चिमी हिस्सा है मालवा का क्षेत्र, ये पश्चिमी हिस्सा जो है मालवा का क्षेत्र। अब देखो यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम मानसून तो आया, लेकिन शाखा कौन सी आ रही है? एक अरब सागर है, एक बंगाली खाड़ी। अब यहां से आप देखो ये शाखा कौन सी प्रवेश कर रही है? ये अरब सागर की शाखा प्रवेश कर रही है। तो आपको यहां याद रखना है कि भारत में मालवा के क्षेत्र में कौन सी शाखा से वर्षा हो रही है? वो अरब सागर की शाखा से। किससे? अरब सागर की शाखा से वर्षा हो रही है। अब एक शाखा इसकी यहां होती है, एक शाखा इसकी यहां पहुंच के यहां से यहाँ पे पड़ती है सुरमा घाटी, और सुरमा घाटी से अंदर प्रवेश करती है। और इस जगह पर जो आप मोशी नाम सुने होंगे, मोशी नाम जो दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहीं होती है तो भारत के मोशी नाम में होती है। ठीक है, अब यहाँ से शाखा अंदर प्रवेश करती है, और इसकी एक शाखा यहाँ चली जाती है, और एक शाखा यहाँ बघेलखंड ना, इस बघेलखंड वाले हिस्से से घुसती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा कहां से घुसती है? बघेलखंड से। बंगाल की खाड़ी शाखा बघेलखंड से घुसती है, अरब सागर वाली पश्चिम घाट से। अब देखो दोनों यहां से पश्चिमी मध्य प्रदेश से अरब सागर की। अब देखो एक शाखा यहां से आई, एक शाखा यहां से आई, तो आपको मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, ये दोनों शाखाएं आपस में मिलती कहां है? तो दोनों शाखाएं आपकी बघेलखंड वाले हिस्से में। कहां पर? बघेलखंड वाले हिस्से में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा यहाँ पे आके मिलती है, और यहाँ पे अतिरिक्त पानी गिरा देती है ना। सबसे पानी किस क्षेत्र में गिरा देती है? इस बघेलखंड वाले हिस्से में पानी गिरा देती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखो पानी कैसे गिरा हमारे यहाँ पे, निम्न दाब का क्षेत्र बना, निम्न दाब का क्षेत्र बना। निम्न दाब का क्षेत्र कैसे बना? निम्न दाब का क्षेत्र कैसे बना? क्योंकि कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारे यहाँ पे कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की 14 जिलों से निकली है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देखो 14 जिलों से निकलने से यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, और अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। और निम्न दाब का क्षेत्र बनने से दक्षिण गोला से हवाएं चल के हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करके मानसूनी पवनें भारत के अंदर प्रवेश करती हैं, और यहाँ पर मालाबार तट में आती है, सबसे पहले टकरा के एक शाखा इसकी अरब सागर की बनती है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम हिस्से से घुसती है, और एक शाखा बंगाली खाड़ी से जो सुरमा घाटी से भारत के अंदर प्रवेश करके बघेलखंड वाले हिस्से से आती है। और दोनों शाखाएं आपस में बघेलखंड वाले हिस्से में मिलती हैं। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है, भारत में जो वर्षा होती है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और भारत में वर्षा दोनों दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो शाखाएं बन गई थी, एक अरब सागर की, एक बंगाली खाड़ी, इन दोनों से वर्षाएं होती हैं। लेकिन सबसे अगर वर्षा होती है तो वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। देखिए जो अरब सागर वाली शाखा है, जब हम इंडिया की बात करेंगे, जब इंडिया का मानसून पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि भैया अरब सागर की शाखा से 25% वर्षा भारत के अंदर होती है, इस शाखा से 75% वर्षा होती है। ये हमारा आगे का टॉपिक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भारत का, जब हम भारत की क्लास चालू करेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे दोनों मिल रही है, यहाँ पे चीजें हो रही है। और इस क्षेत्र में पानी कहां से कम गिर रहा है? अरब सागर से गिर रहा है, उस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से गिर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत में मानसून कौन सा आता है। यहाँ पर भारत में मानसून, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी हवाएं हैं। और मैंने भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिया था कि भारत में वर्षा कैसे होती है, भारत में वर्षा कैसे होती है, मैं आपको बता दूं। देखो ये आई मानसूनी पवनें, यहाँ होता है पर्वत, यहाँ होता है पर्वत,
अब ये पवने आती है, यहाँ पर जो वर्षा जो बादल होते हैं यहाँ पे ये ऊपर पहुंचते हैं, ठंडे होके पूरा पानी नीचे गिरा देते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है आप यहाँ पर मानसूनी वर्षा मत लगा दीजिएगा आंसर में। आपको आंसर याद लगाना है कि हमारे भारत में जो वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा होती है। देखो ना आप यहाँ पे मालाबार तट, यहाँ पे मालाबार तट है और मालाबार तट में यहाँ पे देखो आप यहाँ पर क्या है, ये पूरी पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा होती है ना। हमारे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के क्षेत्र में पहुंच जाओ, धूपगढ़ है वहां पर पूरा विंध्य क्षेत्र सतपुड़ा घाटी है, उसके क्षेत्र में वर्षा होती है। आप यहाँ जहाँ पूरे विश्व की हम बात कर रहे थे, मौसीनाम चेरापू जी आप बता रहे हैं, वहां पे गारो खासी जयंतिया, वहां पे पहाड़ियां है, 7 पहाड़ियां हैं, डफला है ना। उन 7 पहाड़ियों में फंसकर उन 7 पहाड़ियों में पूरा आपका यहाँ जो वर्षा होता है, जो पूरा मानसून आता है, यहाँ फंसकर पूरा पानी यहाँ गिराता है। तो आपको याद रखना है भारत में जो पानी गिरता है, भारत में जो पानी गिरता है वो पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, मानसूनी नहीं, मानसूनी तो पवने होती है, मानसूनी पवने होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें इतनी समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो अब मध्य प्रदेश थोड़ी सी बात कर ले। मध्य प्रदेश आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई गर्म क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कोई गर्म क्षेत्र है तो विदिशा जिले के अंदर गंधवसोदा है ना। गंधवसोदा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ का दर्ज किया गया है विदिशा जिले के अंदर। ठीक है, 1995 के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, थोड़ी वर्षा की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश को जो हमने पढ़ा था, हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश आप यहां देखोगे जो उत्तरी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उत्तरी हिस्सा है, यहां पर पड़ता है भिंड मुरैना। क्या पड़ता है? भिंड मुरैना। यहां पर जो भिंड जिला है, भिंड जिले में सबसे कम वर्षा ना 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में, सॉरी मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है। और यहाँ पर पड़ता है होशंगाबाद जिले के अंदर पचमढ़ी। क्या पड़ता है? पचमढ़ी। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है मध्य प्रदेश में? होशंगाबाद जिले के अंदर पचमढ़ी क्षेत्र पड़ता है। उस पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है। 199 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है ना। सर्वाधिक वर्षा कहाँ? पचमढ़ी में। और सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम होती है भिंड जिले के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर औसत वर्षा की बात कर ले, अगर यहाँ पर औसत वर्षा की बात कर ले तो औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, औसत वर्षा की अगर बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर अगर क्षेत्र बांट दे, अगर मैं बोलूं यहाँ पश्चिमी क्षेत्र और ये पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र, अगर यहाँ बोले पश्चिमी क्षेत्र की औसत वर्षा कितनी होती है तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में औसत वर्षा होती है। और पूर्वी क्षेत्र की अगर बात कर ले, यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र की, यहाँ पे अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा। हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें, हम क्षेत्र विशेष की अगर बात करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा जलवायु कैसे हमारे यहाँ आ रहा है। जलवायु को मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक कोई वर्षा, तापमान या ताप, है ना, वायु की कंटिन्यू अगर वहां पे एक जगह पे लंबे समय से बना हुआ है तो वो उस जगह की जलवायु कहलाता है। हमने डिफरेंट किया था जलवायु और मौसम में। मौसम को हमने बताया था कि दिन प्रतिदिन की वायुमंडली जो दशाएं होती हैं उनमें जो होता है उसको मौसम कहते हैं। और जो मौसम होता है जिस क्षेत्र में हो रहा था वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन मतलब दीर्घ समय से हो रहा है तो उस जगह का वो जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। और आपको कुछ भी अगर कमी समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स पे आप जरूर हमें बताएं, ताकि उन पे हम और अच्छे सुधार करके हम आपको और अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब करके और आपको बता सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा लोगों से जुड़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मैं मैसेज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जय हिंद।